सो फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। हम बात करने वाले हैं उस दुकानदार के ऊपर जो कि ईएमआई पे फोन बेचते हैं, और हम बात करने वाले उस कस्टमर के ऊपर जो कि ईएमआई पे फोन खरीदते हैं। दुकानदार के मन में जो दुकानदार ईएमआई पे फोन अभी नहीं बेच रहे हैं उनके मन में कंफ्यूजन होता होगा कि कैसा इसका प्रोसेस होता है, क्या क्या रहता है, कब पैसा हमें मिलता है। मतलब टोटल जानकारी जो दुकानदार के मन में रहती है कि अगर वो ईएमआई पे फोन बेचना चाहते हैं तो कैसे उसको लेना पड़ेगा, कैसे ईएमआई पे हम फोन बेचना स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कस्टमर के बेसिस पे मैं बताऊंगा कि क्या ईएमआई पे फोन लेना सही है, और अगर आप ईएमआई पे फोन लेते हैं तो उसमें क्या क्या आपके लिए नुकसान है। तो सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले अगर आप बात करें दुकानदार की, तो अगर आप ईएमआई पे फोन बेचना चाहते हैं तो इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि ईएमआई पे फोन बेचने के लिए आपको ऑफर करती हैं। जैसे आपके अपने दुकान पे अपना स्टॉक है फोन का, अब उसमें जो भी कंपनी का आप रखते हो, रियलमी, ओप्पो, वीवो, सैमसंग वगैरह, तो हर फोन की अपनी अलग कंडीशन है। जैसे अगर आप एप्पल के फोन की बात करें तो पहले हम ये समझ लेते हैं फोन की कंडीशन क्या है, फिर हम आपको आगे बताएंगे फाइनेंस कंपनी की क्या कंडीशन है। दुकानदार को इससे कोई लेना देना नहीं रहता है, आपका पैसा आपको प्रॉपर मिल जाता है। कैसे मिलता है वो भी हम बताएंगे। सबसे पहला चीज अगर बात करें फोन की, तो अगर आप देखेंगे तो सैमसंग के फोन बहुत ही आसानी से ईएमआई पे मिल जाते हैं, और आप किसी भी एरिया में जाके इसको खरीद सकते हैं। मतलब आपका आधार कार्ड कहीं का भी हो, आपका प्रूफ कहीं का भी हो, किसी भी इंडिया किसी भी कोने में जाए आपको सैमसंग फोन मिल जाता है आसानी से। लेकिन प्रॉब्लम सैमसंग में ये रहती है कि लगभग आपको 40 या 50% डाउन पेमेंट देना पड़ता है। यानी कि अगर 1 लाख का फोन है तो आपको 50,000 या 40,000 आपको डाउन पेमेंट दे देंगे। तो मतलब उतना पैसा तो आपका कंपनी पहले ले लिया। उसके बाद से अगर इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो जैसे अगर 1 लाख का फोन है तो लगभग 1,15,000 के आसपास आपको इंटरेस्ट लग जाएगा। मतलब कि 15,000 आपको एक्स्ट्रा उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कंपनी ने एक्स्ट्रा वो कमाया। हालांकि सैमसंग नहीं कमाती है कंपनी, जो फाइनेंस कंपनी रहती है वो कमाती है। दूसरा चीज, तीसरा चीज कि जब आप नगद फोन लेते हैं तो जो एमआरपी प्राइस होता है कंपनी का उससे कम रेट में मिलता है, 2, 4, 5,000 जो भी रहता है। लेकिन अगर वही चीज अगर आप एमआरपी पे ईएमआई पे लेते हैं तो जो भी रेट रहता है एमआरपी रेट पे फोन को बेचता है दुकानदार। इसमें दुकानदार को ज्यादा प्रॉफिट आता है, क्योंकि उनको आप ईएमआई पे फोन ले रहे हो तो दुकानदार को एमआरपी रेट पे ही बेचना रहता है। तो जो 1-2 हज़ार उसको एक्स्ट्रा अगर नगद में ले रहे हो तो डायरेक्टली कम हो रहा है, वो डायरेक्टली आपका एक्स्ट्रा मिलता है। और जो 15,000 मैंने बताया वो उसके ऊपर से इंटरेस्ट लगता है। तो ये चीज होता है। अब सैमसंग और एप्पल के फोन में 50% लगता है, पहली चीज। दूसरी कंपनियां अगर ईएमआई पे फोन दे रही है, वीवो, ओप्पो, रियलमी वगैरह, तो उनमें क्या होता है कि आपका जो एरिया के कंडीशन के ऊपर होता है। जैसे हमारे एरिया में लोकल जो उनका आधार कार्ड 5 किलोमीटर के एरिया में होना चाहिए, उससे ज्यादा का होगा तो उनको फोन नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, अब दुकानदार के मन में कंफ्यूजन आता होगा कि हमको पैसा कैसे मिलता है। तो आपको अगर आप मतलब जैसे मान लीजिए कि आपको अगर ईएमआई पे फोन बेचना है तो आप किसी फाइनेंस कंपनी से जुड़ जाइए। आपके एरिया में बहुत सारे होते हैं, जैसे चोला हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया। तो इनसे पूछिए कि क्या वो फोन फाइनेंस पे करते हैं, उसकी सुविधा रखते हैं कि नहीं रखते हैं। जैसे चोला का देखा जाए तो वो तो ज्यादातर गाड़ी वगैरह का फाइनेंस करते हैं। फोन का फाइनेंस का मुझे नहीं पता है करते हैं कि नहीं करते हैं, बट अगर आपके एरिया में बजाज फाइनेंस है तो आप उनसे आसानी से कांटेक्ट करके फोन भी अपना फाइनेंस पे ले सकते हैं, या फिर उनसे फोन आप फाइनेंस के लिए जुड़ सकते हैं एक दुकानदार के तौर पे। तो जब भी आपका फोन, आपके कोई कस्टमर आ रहे हैं भैया हमको ईएमआई पे फोन चाहिए, तो आप सीधा उनको फोन करिए, वहां से वो बंदा आएगा, उनका आधार कार्ड आईडी प्रूफ लेके चेक करेगा कि उनके एलिजिबिलिटी है कि नहीं है और कितना डाउन पेमेंट उनको देना है। वो सब उनके फाइनेंस कंपनी का एक अपना खुद का ऐप होता है, उसमें वो बताता है कि हाँ इनको इतना पेमेंट देना है। फिर वो बताएंगे क्या करते हो क्या नहीं। तो ये सारी वेरिफिकेशन दुकानदार को ही कर लेनी रहती है। मतलब क्या है, वो आए फिर उनका काम नहीं बना फिर वापस जाए। तो इससे अच्छा है कि आपके दुकान पे कोई कस्टमर आ रहा है तो आप पहले ही पूछ लो कि हाँ हमको फाइनेंस पे आपको फ़ोन चाहिए, तो आपका आधार कार्ड वगैरह कहाँ का है, 5 किलोमीटर एरिया में है कि नहीं, कौन सा फ़ोन चाहिए। सैमसंग चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, डाउन पेमेंट इतना लगेगा, सारी कंडीशन आपको बता देना है। कस्टमर सारी कंडीशन से एग्री होता है तो फिर आप उनको बुलाइए, वो आएंगे, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेंगे, सब जो भी होगा कस्टमर के साथ करेंगे डील। आपको अपना हाँ एक समस्या है, अगर आप दुकान में अकेले हो तो फिर फाइनेंस फ़ोन पे मत रखो, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, अपना नॉर्मल कस्टमर पे ध्यान देना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम होगी। क्योंकि एक फ़ोन बेचने में आप जितना टाइम वेस्ट करोगे वहाँ पे, इससे अच्छा आप अपना दूसरा काम कर लोगे। तो अगर आपके पास बंदे हैं या फिर आपको मतलब आपके दुकान में ऐसा है कि आपके पास खाली समय है तो आप रख सकते हो फाइनेंस पे। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि आप फाइनेंस पे फ़ोन बेचने लगे तो पैसा कैसे मिलता है। तो पैसा जैसे होता क्या है कि जब डाउन पेमेंट आपको मिलता है तो वो फाइनेंस कंपनी समझती है, उसमें आपको कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंस कंपनी ने आपका डील समझ लिया। अब जैसे मान लीजिए कि डाउन पेमेंट कस्टमर ने जितना भी दिया, जितना भी पेमेंट उन्होंने दिया वो आप अपने पास रख लेंगे।
जो कस्टमर दे रहा है, बाकी का जितना उसका पैसा बचता है फाइनेंस कंपनी उतने पैसे का इंटरेस्ट रेट लगाती है। मतलब कि अगर जैसे सैमसंग का मैंने बताया कि 1 लाख का फोन है तो 50,000 40,000 आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो अगर आप 0 पेमेंट पे लेते फोन तो सोचिए कि जो आप 15,000 दे रहे हो उसके जगह पर डबल यानी 30,000 देना पड़ जाता। तो आधा पेमेंट देने के बाद आपका सिर्फ आधे पेमेंट का इंटरेस्ट रेट लगता है। तो वैसे कंडीशन में जब आप इंटरेस्ट रेट देते हो तो अब जो 50,000 आपका बच गया, जैसे 1 लाख का आपने फोन खरीदा फाइनेंस से, 50,000 आपने दुकानदार को दे दिया, दुकानदार ने अपना रख लिया। अब वो बाकी का 50,000 1 या 2 दिन में फाइनेंस कंपनी आपके अकाउंट में हैंडओवर कर देती है और वो पैसा आपको तुरंत मिल जाता है, 1 से 2 दिन में आपके अकाउंट में आ जाता है। आप अपना अगले देख लीजिए जो करना है, दुकानदार को उससे कोई मतलब नहीं है। अब वो कस्टमर समझे अपना जो भी करना है। हाँ, अगर बाई चांस कस्टमर उसका पेमेंट नहीं कर पाता है तो उसमें तुरंत लॉक लग जाएगा। लॉक लग जाएगा तो दुकान पे आने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप पटाओगे पेमेंट तो फिर से खुल जाएगा। तो अब ये दुकानदार की पूरी कंडीशन आप समझ गए। मतलब अगर आपको फाइनेंस पे चालू कराना है तो आप बजाज फाइनेंस से कांटेक्ट करिए। और भी कंपनियां हैं, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं। तो इन कंपनियां अगर मतलब इन कंपनियों में से कोई भी आपके एरिया में है तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमको फाइनेंस पे फ़ोन देने के लिए अपने दुकान पे सुविधा चालू करनी है, तो वो लोग आपको दे देंगे। दूसरी चीज़ की मतलब ये टॉपिक उनके लिए था जिनको अभी तक फाइनेंस के बारे में नहीं पता था, दुकानदार जो चाहते थे कि फाइनेंस कराना है तो कैसे कराना है, ये सारी चीज़ें के बारे में। अब कस्टमर के बेसिस पे देखा जाए तो कस्टमर के मन में ये डाउट आता है कि हम फ़ोन ले लेंगे तो क्या होगा। पहली चीज़ तो ये कि ईएमआई पे फ़ोन लेनी ही नहीं चाहिए। अगर आपकी इनकम उसके लायक नहीं है कि आप डायरेक्ट खरीद सको तो ईएमआई पे फ़ोन नहीं लेना है। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, देखिए गाड़ी की बात अलग है, गाड़ी एक ज़रूरत की चीज़ है, फ़ोन भी ज़रूरत का चीज़ है। लेकिन आपको अब कहने का मतलब है कि आप जो 3 लाख की गाड़ी है उसके जगह पे आप सीधा BMW खरीद रहे हो 80 लाख का ईएमआई पे, तो ये एक लॉजिक से परे हट जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप फ़ोन लो, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपने बजट के हिसाब से लो। एज ए कस्टमर की बात करूँ तो बजट के हिसाब से लो। अब आपको आईफोन ही चाहिए तो आप आईफोन से भी ईएमआई पे ले सकते हो, बट अगर आप उसको सिर्फ कॉलिंग के लिए, सिर्फ नॉर्मल यूज के लिए ले रहे हो तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, दिखावे के लिए बिल्कुल गलत है। आपको अगर उससे कोई वैल्यू जनरेट करनी है, आप उससे कुछ ऐसा काम, मतलब उस फोन को खरीद रहे हो, उससे अगर आपको हो सकता है कि चलो 1 लाख आपने फंसाया तो उससे कुछ पैसा इनकम जनरेट करके आप रख लो, तो अलग मैटर करता है एज अ मिडिल क्लास फैमिली। मगर अगर आपके पैसा बहुत है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर उड़ाओ जहाँ उड़ाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और उनके लिए तो ईएमआई की बात ही नहीं करूँगा क्योंकि वो तो ईएमआई पे फ़ोन लेंगे भी नहीं। लेकिन जो ईएमआई पे ले रहे हैं उनके लिए ईएमआई पे फ़ोन लेने की बस एक ही कंडीशन होगी कि उससे कुछ वैल्यू जनरेट करे, उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम करे। मतलब 1 लाख लगाए तो उससे कुछ एक्स्ट्रा इनकम ले तो वो फ़ोन ले सकते हैं। अदरवाइज 10,000 का फ़ोन काफ़ी है, उससे ज़्यादा का फ़ोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये कस्टमर के लिए है। तो अगर आप ईएमआई पे फ़ोन लेते हो तो आपको कितने नुकसान है। पहला नुकसान, आपको पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, और थोड़ा बहुत नहीं, इतना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है कि उसमें एक बढ़िया लग्जरी फ़ोन आ जाए। मतलब 15-20 हज़ार में बहुत अच्छे अच्छे फ़ोन आ जाएंगे। दूसरा चीज़ कि आपका फाइनेंस में अगर एक दिन भी किस्त लेट हो रहा, फिर लॉक लग गया, आपका पूरा फ़ोन उनके कंट्रोल में रहता है ना, आप उसको हार्ड रीसेट कर सकते हो ना मॉडिफाई कर सकते हो। बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन रहती है जब तक कि आप उसका पूरा पेमेंट कर मत दो। और आप ये सोचते हो कि फ़ोन लेके भाग जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, फ्रॉड करते हैं कि फ़ोन सेकेंड हैंड में ले लेते हैं, सेकेंड हैंड में नहीं, नया ले लेते हैं ईएमआई पे, और OLX पे जाके उसको बेच देते हैं। वो फ़ोन रहता है ईएमआई पे, उन्होंने चलाया, पेमेंट किया, आधा पेमेंट, और आधा पेमेंट उनका बच गया। अब जैसे मान लीजिए कि अभी की डेट में 10,000 का कोई फ़ोन है, तो उन लोग क्या करेंगे, एकदम नया लग्जरी फ़ोन, आप आजकल देखते होंगे OLX वगैरह पे आपको एकदम बढ़िया बढ़िया फ़ोन मिलता है। लेकिन कभी भी सेकेंड हैंड फ़ोन या ऑनलाइन वेबसाइट पे लेते समय बहुत सतर्कता रखें, क्योंकि यहाँ पे भी एक फ्रॉड चल रहा है। अब क्या होता है कि जैसे उन्होंने फ़ोन लिया 3,000 डाउन पेमेंट करके, एक फ़ोन खरीद लिया, खूब बढ़िया फ़ोन 10-15 हज़ार का, क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ सैमसंग और एप्पल के फ़ोन में होती है कि आपको 50% पेमेंट देना पड़ता है, बाकी फ़ोन में ऐसा नहीं है, 30% तक देना पड़ता है। तो 10,000 में 3,000 दिए, फ़ोन खरीद लिए और OLX पे डाल दिए, 5-6 हज़ार में OLX पे बेच दिए, तो उनका 2-3 हज़ार तो प्रॉफिट आ गया। अब वो 2-3 हज़ार प्रॉफिट रख लिए, और आपका जो कस्टमर लिया है उनका अब 1 महीना चलाने के बाद पता चल रहा है कि उसमें एक लॉक लग गया है। और ऐसा कई बार हो चुका है, कई बार हमारे पास ऐसे कस्टमर हमारे शॉप पे आ चुके हैं इस तरह की प्रॉब्लम लेके। तो अब आपका फ़ोन लॉक लग गया, अब आप परेशान हो रहे हो कि OLX पे लिया था सेकेंड हैंड, ऐसा प्रॉब्लम होगी। तो ये कभी भी ध्यान रखना है, चाहे आप कोई भी फ़ोन खरीद रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको फ़ोन नया दिख रहा है, सस्ते में मिल रहा है तो ले लें। ये सब चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। एज ए कस्टमर हम आपको ये चीज़ समझा रहे हैं। तो ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ देखिए, वो ऑनलाइन वेबसाइट से मैं खरीदने के लिए मना नहीं करूंगा, बट अगर खास तौर पे सेकेंड हैंड चीज़ों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो आपको दुकान पे ही जाना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कल को आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसको देख सकते हो। हालांकि जो सामान मेरे हिसाब से देखा जाए तो ऑनलाइन से मैं बिल्कुल आपको हटाऊंगा नहीं। मैं यही कहूँगा कि जो आपके मार्केट में मिल रहा है वो सामान मार्केट से ही खरीदें,
जो नहीं मिल रहा है मार्केट में कहीं भी, वो चीज़ आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो ये कंडीशन अगर आप फॉलो करेंगे तो हर चीज़ बैलेंस में रहेगा और आप कभी फ्रॉड से भी ज़्यादा बचे रहोगे। तो ये चीज़ें हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि फाइनेंस के बारे में समझाऊं। हालांकि फाइनेंस का ये जो टॉपिक है ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कुछ और डाउट लग रहा है, कुछ और पूछना है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं अगले टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।